हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक दो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हिस्ट्री समझने का जो हमारा अप्रोच होता है, एक तो जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो फैक्ट लोडेड हिस्ट्री है। दूसरी ये कि उसके पीछे के जो रीजन्स हैं, कौन सी घटना, कौन से कारण किस घटना को जन्म दे रही है, उस पर्सपेक्टिव से अगर आप हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे तो हिस्ट्री आपको हमेशा याद रहने वाला है। तो मेरा जो प्रयास है इस वीडियो के द्वारा, वो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें जिसमें कि भारत एक कॉलोनियल रूल के अंडर आता है। भारत कैसे मिडिवल पीरियड में, स्पेशली मुगल पीरियड में, आप देखते हैं कि एक एम्पायर है और एक एम्पायर डिक्लाइन होता है, और उस एम्पायर के डिक्लाइन होने के कुछ समय के बाद ही आप देखेंगे कि भारत पे ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हो जाता है। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो घटना है वो किन कारणों से इंस्पायर्ड है, कैसे ये चीज़ें इवेंट टर्न अप होती हैं, और फिर हम देखेंगे कि कैसे भारत में एक प्रोसेस के तहत ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ है। तो जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि जो टाइम लाइन है, जिस कालखंड में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसे ब्रॉडली हम 1707 से 1947 के बीच इस पीरियड को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं आउटलाइन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 1707 1707 से 1858 के दौरान मुगल पीरियड के डिक्लाइन का काल था। यानी 1707 में आपको पता होगा औरंगजेब की डेथ हुई, और औरंगजेब की डेथ के साथ ही मुगल एम्पायर ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है। लेकिन ये कोई घटना नहीं है, ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ। ये जो डिक्लाइन का प्रोसेस है वो 1707 में स्टार्ट होगा। फाइनली 1858 में जो मुगल एम्पायर है, मुगल सल्तनत है, वो पूरी तरीके से क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ब्रिटिश अपने आप को एक रूलर की तरीके से स्टैब्लिश करेंगे। तो पहला जो हमारा हिस्ट्री का कालखंड है उसे हम इस तरीके से समझेंगे, जहाँ पे कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है, ये भी एक प्रोसेस है। साथ ही साथ कैसे ब्रिटिश पावर अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है इसी पीरियड में, 1707 से लेके 1858 के बीच। So decline was a process that started in 1707 and finally ended in 1858। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो डिक्लाइन की शुरुआत है वो 1707 में औरंगजेब की डेथ के साथ होगा, और फाइनली 1858 में भारत में पूरी तरीके से आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश एम्पायर है, उन्होंने अपने आप को लीगली भारत के एम्परर के तौर पर डिक्लेयर कर दिया है। जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू होता है, उसके साथ ही कुछ और घटनाएं भी होती हैं। वो घटनाएं साइमल्टेनियसली हो रही हैं, और वो है ऑटोनमस स्टेट्स इन इंडिया। कहने का मतलब है कि जैसे ही मुगल साम्राज्य कमज़ोर पड़ने लगा औरंगजेब की डेथ के बाद, जितने भी मुगल सूबे या जो प्रोविंसेस या प्रांत थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता धीरे धीरे डिक्लेयर करनी शुरू कर दी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे बंगाल, मराठा, अवध, हैदराबाद, मैसूर, पंजाब, ये सभी राज्य अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट्स की तरीके से एमर्ज होते हैं, और मुगलों की जो स्थिति है वो दिल्ली और आसपास के एरिया तक सीमित होकर रह जाती है। वो सिर्फ नाम मात्र के मुगल एम्पायर रह जाते हैं, जो वास्तविक शक्ति है वो अलग अलग राज्यों में बट जाती है। दीज ऑटोनमस स्टेट्स हैड अ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रिमार्क्स है। इट कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन एंड ऑफन इंडल्ज इन बैटल्स विथ ईच अदर। यानी ये जो राज्य स्टैब्लिश हुए हैं, ऑटोनमस स्टेट्स, इनके बीच हमेशा एक संघर्ष की स्थिति होती है, और वो अक्सर एक दूसरे के साथ युद्ध में इंडल्ज होते हैं, यानी युद्ध में रत रहते हैं। और इसी वजह से वो किसी भी बाहरी खतरे को नहीं देख पाते। लैक ऑफ यूनिटी टू फोरसी एनी अपकमिंग पॉलिटिकल डेंजर। यानी चूंकि जो भारत के राज्य हैं वो आपस में
इतने डिवाइडेड हैं कि उन्होंने कभी किसी आने वाले संकट को नहीं देखा। तो यानी हमने ये समझा कि एक ऐसी स्थिति है 1707 के बाद जहाँ पे कि एक सेंट्रल अथॉरिटी पूरी तरीके से लैग कर रही है, बिल्कुल वहाँ पे उनका अभाव है। और साथ ही साथ क्या है, भारत में अलग अलग राज्य एमर्ज हो रहे हैं और उन राज्यों के बीच कोई कॉन्फेडरेशन या कोई संघ जैसी स्थिति नहीं है, बल्कि सभी राज्य एक दूसरे के साथ संघर्ष और युद्ध की स्थिति में रहते हैं। ये एक पार्ट है इसका। आगे हम देखेंगे, अगर आप इस मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो ये उस समय भारत की स्थिति है। ये जो बड़ा सा एरिया आप देख पा रहे हैं, ये मराठों का राज्य है। यहाँ पे अवध राज्य है, ये बंगाल प्रोविंस है। इस तरफ निज़ाम के स्टेट्स है। मैसूर काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये स्थिति लगभग 1800 के आसपास का है, लेकिन इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि कैसे भारत के जो राज्य हैं वो इस समय अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं और एक सेंट्रल अथॉरिटी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही। दिल्ली की स्थिति आप देखेंगे तो दिल्ली मात्र दिल्ली और उसके आसपास के एरिया तक सीमित है। और इसी स्थिति से हम आगे बढ़ें तो हम ये देखेंगे कि कैसे अंग्रेजी शासन इस पॉलिटिकल वैक्यूम में अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल भी क्या है, एक इवेंट नहीं है, बल्कि ये भी एक प्रोसेस है, घटना है। इसकी शुरुआत भारत में यूरोपीय कंपनी के व्यापारिक संस्थान से शुरू होती है। स्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेड एंड कॉमर्स कंपनी इन इंडिया। भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनियां आती हैं वो व्यापार के उद्देश्य से आती हैं और वो भारत के अलग अलग जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज या कॉलोनीज इस्टेब्लिश करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए, आपको पता होगा 1498 में वास्को डी गामा ने पुर्तगालियों की पहली कॉलोनी इस्टेब्लिश की थी जेमोरिन के शासन में। उसके बाद फिर डच आए, डचों के बाद इंग्लिश आए, इंग्लिश के बाद फ्रेंच है। ये प्रोमिनेंट यूरोपियन कंपनियां हैं जो भारत आती हैं और उन्होंने भारत आकर अपनी कंपनी को स्टैब्लिश किया। अब व्यापार सिर्फ व्यापार नहीं है, यहाँ पे एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी है, और वो है नेचर ऑफ दीज ट्रेडिंग कंपनीज। यानी क्या ये कंपनियां भारत में सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी या इनका कोई राजनीतिक उद्देश्य भी था। तो अगर हम यूरोप के इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें इससे मदद मिलती है। तो ये जो कंपनियां हैं, देवर नॉट जस्ट ट्रेडिंग कंपनी, सिर्फ ये व्यापारिक कंपनियां नहीं हैं, बल्कि ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं और उनके इंटरेस्ट को पुश करने के लिए उनकी कंट्री और उनकी आर्मी हमेशा उनके पीछे रहती है। दे वर बैक्ड बाय देयर कंट्री एंड आर्मीज एज यूरोप वॉज अंडर मर्केंटलिज्म। इसी दौर में जो यूरोप है वहाँ पे व्यापारवाद का दौर था, जहाँ पे कि उनकी कंपनियों को, यूरोपीय कंपनियों को बाहर के देशों से व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। और इतना ही नहीं, जहाँ पे वो व्यापार करते हैं वहाँ पे उनके देश का उनको समर्थन है, उनकी आर्मीज भी उनको सपोर्ट करती हैं। और इस तरीके से ये जो व्यापारिक ट्रेडिंग कंपनीज हैं या जो व्यापारिक कंपनियां हैं वो सिर्फ व्यापारिक कंपनियां नहीं है, इनका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा नहीं है, बल्कि मुनाफे से ज़्यादा उनको अपने नेशनल इन्फ्लुएंस को कहीं ना कहीं दूसरी टेरिटरीज में इस्टेब्लिश करना होता है। और इसके लिए उन्हें उनकी कंट्री से और उनके आर्मी से समर्थन भी मिलता है। दीज कंपनीज रिप्रेजेंटेड देयर नेशनल इंटरेस्ट। तो अब तक जो व्यापार होते थे उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार और मुनाफा कमाना था। यहाँ पे व्यापार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोपगेट करना। यानी सिर्फ व्यापार ही नहीं करना, कंपनी सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि उनके देश के जो हित हैं उनको भी वो ध्यान में रखते हैं और इस उद्देश्य से वो व्यापार करते हैं। इससे आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम कंपनीज के नेचर को हमने समझ लिया, अब भारत में जो कंपनियां आई हैं इनके बीच भी एक संघर्ष की स्थिति है। दीज कंपनीज वर इन्वॉल्व इन इंटेंस राइवलरी। इनके बीच भी क्या है, एक संघर्ष की स्थिति है, इंटेंस राइवलरी है इन कंपनियों के बीच, जो भी व्यापारिक कंपनियां आ रही हैं।
इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन कंपनीज टू एस्टैब्लिश मोनोपोली ओवर इंडियन मर्चेंडाइज ट्रेड। भारत की बात कर रहे थे हम, तो भारत के संदर्भ में ये देखेंगे कि जो व्यापारिक कंपनियां भारत आ रही हैं, उन्होंने भारतीय व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की है। दिस कंपनीज ट्राइज टू एस्टैब्लिश मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है कि भारत के साथ जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसमें कोई एक ही कंपनी होगी जिनका एकाधिकार होगा, ऐसा वो प्रयास करते हैं। और इसी वजह से इन कंपनियों के बीच संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है। पहला संघर्ष पुर्तगाली और डचों के बीच दिखाई देता है। डच यानी हॉलैंड या नीदरलैंड के रहने वाले लोगों को कहते हैं हम। पुर्तगाली और डचों के बीच ये संघर्ष हुआ और उसमें डच विक्ट्रियस एमर्ज हुए। डच ने पुर्तगालियों की शक्ति को भारत में दबा दिया। इसी तरीके से आगे जो संघर्ष एमर्ज होता है वो डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है। इसमें अंग्रेजों ने फाइनली डच को बैटल ऑफ बैदरा में, जो कि 1759 में हुआ था, डिसाइसिवली डिफीट कर दिया और अंग्रेजों ने डचों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर हम ये देखेंगे कि फ्रांसीसी कंपनी आती है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और आगे जो राइवलरी होती है वो फ्रांसीसी कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है। और इसका रिजल्ट हमें तीन कार्नेटिक वॉर्स में दिखाई देगा, जैसे कि हम एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं। ऐसे तीन युद्ध के बाद फाइनली जो इंग्लिश हैं वो विक्ट्रियस एमर्ज होंगे और उन्होंने इंडियन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली इस्टेब्लिश कर ली। आगे हम देखेंगे कि क्यों ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पे मोनोपोली इस्टेब्लिश किया तो वो भारत के ऊपर क्यों अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब ब्रिटिश कंपनी या कोई भी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो क्या वो भारत पे रूल करने के इरादे से आई। जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है वो ये बताते हैं कि शुरू में उनका उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करके मुनाफा कमाने का था, लेकिन जब ये व्यापार उनके फेवर में नहीं होता है तो कंपनी एक क्राइसिस की स्थिति में एमर्ज होती है। इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए नेचर ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो व्यापार हो रहा है उसके नेचर यानी प्रकृति को जब हम समझेंगे तो हमें इस बात का बेहतर जवाब मिलेगा। इंडियन गुड्स वर इन डिमांड। यहाँ पे भारत के जो हैंडीक्राफ्ट या कपड़े, मसाले, लकड़ियाँ, इन चीज़ों का डिमांड ब्रिटेन के मार्केट में बहुत अधिक है और इसी वजह से ब्रिटेन को भारत से ये चीज़ें खरीदने की आवश्यकता होती है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन के गुड्स का भारत में कोई डिमांड नहीं है और इस वजह से ब्रिटेन को भारतीय सामान खरीदने के लिए सोने चांदी लेकर आना होता है भारत में, बुलियन जिसे हम कहते हैं। और इस बुलियन से वो भारतीय जो गुड्स हैं, इंडियन मर्चेंडाइज गुड्स हैं, वो खरीदते हैं और ब्रिटेन सामान लेकर जाते हैं। और इस वजह से ट्रेड वॉज नॉट इन फेवर ऑफ ब्रिटेन। नॉट इन फेवर ऑफ ब्रिटेन का मतलब इस व्यापार में ब्रिटेन को नेट क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश गुड्स का कोई डिमांड इंडिया में नहीं था बल्कि इंडियन गुड्स का डिमांड ब्रिटेन में था। और इस सामान को खरीदने के लिए ब्रिटिश बुलियंस लेकर आते थे और यहाँ से सामान खरीद कर लेके जाते थे। तो ये भारत के लिए तो फेवरेबल था, इस समय भारत के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन ब्रिटेन के लिए फ़ायदेमंद नहीं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इस समय जो व्यापारिक कंपनियां हैं वो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम नहीं कर रही हैं, बल्कि वो एक नेशनल इंटरेस्ट से भी इंस्पायर है और इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर काफ़ी प्रेशर है कि ये जो व्यापारिक घाटा है, जो ट्रेड इम्बैलेंस है, उसको वो करेक्ट करे। क्या, क्योंकि उस समय यूरोप क्या है, मर्केंटलिज्म के दौर से गुजर रहा है और इसमें जो सोना है, गोल्ड है, उसे उस कंट्री की वास्तविक संपत्ति समझा जाता है। ऐसे में जबकि ज़्यादा से ज़्यादा सोना भारत की तरफ आ रहा है ब्रिटेन से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी प्रेशर में थी कि वो इस स्थिति में बदलाव करे। द कंपनी वॉज अंडर प्रेशर टू रिवर्स दिस ट्रेंड। यहाँ तक आपने समझ लिया कि कैसे जो व्यापार है वो भारत के फेवर में है और ब्रिटेन के लिए
अनफेवरेबल है, यानी ब्रिटेन को इस व्यापार से नेट लॉस हो रहा है और सोने चांदी ब्रिटेन से भारत की तरफ आ रहे हैं और इसलिए कंपनी के ऊपर काफ़ी दबाव है। अब इसके लिए कंपनी ने क्या किया, व्हाट कंपनी डिड, कंपनी ने इस घाटे से निपटने के लिए एक त्रिपक्षीय व्यापारिक समझौता किया, ट्राइपार्टाइट ट्रेड, जिसमें कि भारत, चीन और ब्रिटेन इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे इस व्यापार को अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन भारत से हैंडीक्राफ्ट स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट स्पाइसेस, क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें क्या इंपोर्ट करता है, जबकि चाइना से वो चाय इंपोर्ट करता है। यहाँ पे चीन के साथ भी जो व्यापार हो रहा था उसमें भी उसे लॉस है, और भारत के साथ जो व्यापार कर रहा है उसमें भी लॉस है। इस लॉस को कम करने के लिए उन्होंने एक तरीका अपनाया, जैसे हम ट्राइपार्टाइट ट्रेड के तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस घाटे को कम करने के लिए ब्रिटेन ने भारत के अंदर ओपियम यानी अफीम की खेती शुरू कर दी, और भारत में जो अफीम पैदा हो रहा था उसे वो चीन को बेच देते थे। यानी ये जो ओपियम है दैट वाज सोल्ड टू चाइना, और इसको बेचने से जो पैसे उनको मिलते थे उसी पैसे से उसने क्या है, चाय खरीदा और इस चाय को ब्रिटेन भेज दिया। इस तरीके से उन्हें ये समझ में आ गया कि कैसे इस व्यापारिक घाटे को कम करना है। अब चाय खरीदने के लिए उन्हें ब्रिटेन से बुलियन लाने की ज़रूरत नहीं, सोने चांदी लाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि चीन के पैसे से ही वो चाय खरीद सकते हैं। यही चीज़ वो भारत पर भी अप्लाई करेंगे, जबकि भारत में उन्होंने कैलकटा यानी बंगाल पे 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद से जब उन्होंने बंगाल में टेरिटोरियल इक्विजिशन किया, बंगाल की भूमि पर कब्जा कर लिया, तब उन्हें ये समझ में आया कि अगर इंडियन रेवेन्यू के ऊपर कंट्रोल किया जाए तो फिर वो इंडियन रेवेन्यू से इंडियन गुड्स खरीद कर ब्रिटेन को भेज सकते हैं, और इससे उन्हें सोने चांदी लाने की जो आवश्यकता है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये ट्राइपार्टाइट ट्रेड से उन्होंने क्या किया, इस व्यापार के घाटे को कम करने की कोशिश की। चाइना की बात आपने समझ ली, वापस आइए हम ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी इन इंडिया। अब ब्रिटेन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था कि वो भारत में किस तरीके से अपने भारतीय टेरिटरी पर कब्जा करे, ताकि भारत की जो रेवेन्यू है, ज़मीन से आने वाली जो रेवेन्यू है, उस पर उनका कंट्रोल हो सके। तो यहाँ पे यही समझना है कि भारत के जो अंदर उस समय पॉलिटिकल कंडीशन वो बहुत ही फ्रजाइल है। यानी भारत में इस समय कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, भारत अलग अलग राज्यों में विभक्त है और इनके बीच एक संघर्ष की स्थिति है, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। ऐसे स्थिति में वो अलग अलग राज्यों के ऊपर अटैक करेंगे, और ऐसा करने में भारत के दूसरे राज्यों की वो मदद भी लेते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। सबसे पहले उन्होंने बंगाल पर अपना ऑक्यूपेशन किया। यहाँ पे आपको पता है बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में हुआ, फिर बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ। इन दो युद्धों के बीच बंगाल के ऊपर उनका पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। 1772 में आप देखेंगे कि बंगाल कंपनी के डायरेक्ट रूल में आ जाता है। इससे पहले 1765 में बंगाल को डायरकी के अंदर रखा गया था। तो बंगाल के ऊपर, अच्छा ये जो बंगाल है वो काफ़ी बड़ा है, उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये तीनों की कंबाइंड टेरिटरी बंगाल प्रोविंस के अंदर आता है। और इस तरीके से बंगाल एक ऐसा फर्टाइल लैंड मिला जिसके रेवेन्यू से वो क्या करेंगे, यहाँ के बने हुए चीज़ों को खरीदेंगे और ब्रिटेन बेचेंगे। और इस तरीके से अब उन्हें भारत में सोने चांदी लाने की आवश्यकता खत्म हो गई। तो वापस आपने देखा कि यहाँ से जो व्यापार है अब एक तरफा व्यापार है, यानी भारत से जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं वो भारतीय करेंसी, भारतीय जो रेवेन्यू है उसी से खरीदा जा रहा है। ब्रिटेन इसके लिए कुछ लेकर नहीं आ रहा है, और इस तरीके से यहाँ से हम देखेंगे कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का भारत से बाहर जाना शुरू हो जाता है, और ये कंटिन्यू रहेगा। फिर अंग्रेज अलग अलग पॉलिसीज़ के तहत पहले मैसूर को ऑक्युपाई करेंगे बंगाल के बाद, फिर मराठा, सिंध, पंजाब। बाद में उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी अडॉप्ट की और इस तरीके से
भारत के लगभग 2/3 जो टेरिटरीज हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन इसी बीच एक और जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है 1857 में, वो ये है कि जो ब्रिटिश सप्रेशन है, उन्होंने एक रिवोल्ट, जैसे गदर या रिवोल्ट ऑफ सिपाही मेटुनी, या इंडियन हिस्टोरियंस ऐसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हैं हम लोग, फॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसने स्थिति को बदल दिया। हालांकि यहाँ पे अंग्रेजों से छुटकारा पाने की हमने कोशिश की थी, लेकिन ये जो प्रयास है ये एक मेडिएवल एफर्ट है। और यहाँ पे राजा महाराजा नवाब मुगल एम्पर सभी मिलकर अंग्रेज़ों को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और यहीं पे क्या है, भारत में मेडिवल एरा का एंड हो जाएगा। 1857 का रिवोल्ट आखिरी प्रयास था जिसके द्वारा कोशिश की गई कि भारत के अंदर वापस से अंग्रेजों को भगाकर फिर से पुरानी सत्ता को बहाल किया जाए, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। और 1857 का रिवोल्ट हालांकि सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन इन्होंने भारत में मॉडर्न इंडिया का जो फाउंडेशन है वो रखा, और यहीं से मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स की शुरुआत होगी। यहाँ से 1857 ऑनवर्ड्स टिल 1947, 1857 से 1947 तक का जो हिस्ट्री है उसे हम इंडिया स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा एक प्रयास जहाँ पे मैंने कोशिश की कि कैसे भारत में अंग्रेज़ों ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया और कैसे भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी वो उनके लिए बिल्कुल अनुकूल थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर कोई कमी है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।